Hi students, welcome to Doctors Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaia, physics educator. So आज का मोटिव है कि इस एक वीडियो कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं, इस एक वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाता है. एंड अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखें तो नीट में बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. इवन कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस सेशन में कवर करवाने वाली हूँ. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं. आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने वाले हैं इस एक वीडियो में. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इफ यू वांट कि हम जल्द से जल्द लाइव सेशंस को रिज्यूम कर दें तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा. बिकॉज हम आपके साथ हैं बेटा, हमें लड़ना भी है, बिकॉज जस्टिस हमें पाकर रहनी है, बट हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है. पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं बेटा आप. एंड हमारा मोटिव सिर्फ एक ही होना चाहिए कि जो हम जस्टिस पाने के लिए लड़ रहे हैं वो एक दिशा है और पढ़ाई दूसरी दिशा है. हमें इन दोनों को कंबाइन करते हुए बेटा साथ में बढ़ना है, ठीक है. सो वी आर विद यू. अड्डा 24/7 की कंप्लीट टीम आपके साथ खड़ी हुई है. आपको जस्टिस जरूर मिलेगा. बट बेटा अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, अपना कदम बढ़ाते हैं. ऑलमोस्ट 10 डेज बाद आज मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें. लास्ट अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें. एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हम जल्द से जल्द बेटा लाइव सेशंस को भी रिज्यूम कर देंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं इस एक वीडियो को देखने के बाद. सो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है. देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किस बला का नाम है, ये काफी सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी समझ में नहीं आता, तो ये एक बला से कम नहीं लगता है. बट कोई बात नहीं, बहुत इजी बना देंगे तुम्हारे लिए. बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज separated by some small distance. Let us suppose this distance is written as 2L. ठीक है. अब कहीं कहीं बुक्स में ये L भी लिखा हो सकता है, मैं यहाँ पे 2L लिख रही हूँ, उसका रीजन है अभी बताऊंगी आपको, ठीक है. अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बेटा, ये दोनों चार्जेस ना मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि ये +4 कूलम है, ये -2 कूलम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए. इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए कितना बेटा, 2L का. अब हम मान के चलते हैं, लेट्स सपोज इफ दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल, तो हर एक चार्ज से डिस्टेंस सेंटर का कितना हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है L, ठीक है. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ सिस्टम ऑफ. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है बेटा, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का जो स्मॉल सेपरेशन रखे हुए है अपने दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है. सेपरेटेड बाय सम स्मॉल सेपरेशन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही इजी है. अगर आपसे कोई पूछे दैट what is net charge on इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपसे कोई पूछे नेट चार्ज कितना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो बेटा जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो आंसर विल बी नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0. बिकॉज बेटा जितना पॉजिटिव में चार्ज है उतना ही नेगेटिव में चार्ज है, इसलिए नेट चार्ज 0 हो जाता है. अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, बट नो, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है. इसी लेक्चर में मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. अभी के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग में इतनी छोटी सी चीज बिठानी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस एंड नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? इट इज 0, ठीक है, इट इज 0. फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइपोल मूवमेंट? आपको 2 तरीके के डाइपोल्स देती है, 2 तरीके के डाइपोल्स देती है. अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, मजबूती डाइपोल की कौन बताता है? डाइपोल मूवमेंट बताता है. डाइपोल मूवमेंट टेल्स यू अबाउट व्हाट बेटा? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डाइपोल मूवमेंट किसके बारे में बताता है आपको? स्ट्रेंथ ऑफ द
डायपोल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल के बारे में बताता है। सो द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर चार्ज सेपरेशन विद द सेपरेशन बिटवीन देम। मैम इसका मतलब क्या है? चलिए आइए देखते हैं बेटा। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था और ये एक नेगेटिव चार्ज था, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2l। तो बेटा डायपोल मोमेंट क्या है? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? बेटा जी डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहती है बेटा इसकी? डायरेक्शन क्या रहती है? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये कभी बदलती नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको क्या बताता है? इट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। लेट्स सपोज वी हैव टू डायपोल्स। लेट्स सपोज हमारे पास यहां पे क्या है? दो डायपोल्स हैं, प्लस ऑफ 4 कूलम माइनस ऑफ 4 कूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, प्लस ऑफ 2 कूलम माइनस ऑफ 2 कूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। अब आपको कोई बोले कि कौन सा डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से कौन सा डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कैसे बताएंगे? आप इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। अब बेटा साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। बट यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है? 4, यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल यानी कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा आएगा? ये वाले डायपोल का। सो स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल क्या हो जाएगा बेटा? P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। और यहां पे P फाइंड करोगे बेटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। अगर हम P के यूनिट्स बात करें तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो कूलम, एक मिनट, सो आ जाएगा 8 कूलम मीटर और यहां पे आ जाएगा 4 कूलम मीटर। एसआई यूनिट्स की बात कर रहा है। चार्ज को लेते हैं कूलम में और डिस्टेंस को लेते हैं बेटा मीटर्स में। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? कूलम मीटर। अब एक तो एसआई यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। सो समटाइम्स अगर आपसे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो बेटा प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं इसके डीबाई। याद रखिएगा, प्लीज मेक श्योर दैट ये छोटी छोटी चीजें आप अपने नोट्स में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं? डीबाई। और बेटा डीबाई को अगर आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डीबाई इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 raised to the power -30 कूलम मीटर। सो 1 d by is 3.33 into 10 raised to the power -30 कूलम मीटर। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की। तो मैं छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी भी चार्ज के आसपास वाली जगह जहां पे कोई और चार्ज आ जाए तो वो रिस्पेक्टिव उस चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, दैट जगह वाज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट उस जगह में उस टेस्ट चार्ज को आप कितने दूर रख रहे हैं, सोर्स चार्ज का उस टेस्ट चार्ज पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वो जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कौन बताता बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज अ मेजरेबल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वर्चुअल थिंग। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एक्चुअली मेजरेबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजरेबल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बेटा 2-3 पोजीशंस पर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। 2 पोजीशंस पर फाइंड करेंगे, फिर तीसरा हम जनरल पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, चलिए
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन, बेटा एक्सियल का ही दूसरा नाम, एक्सियल का ही दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन है, ठीक है, एक्सियल का ही दूसरा नाम क्या है, एंड ऑन पोजीशन है। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, देन डायग्राम को समझेंगे, एक एक चीज को समझिएगा, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब एक नेगेटिव चार्ज उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, ये है सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है 2l, ठीक है बेटा। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को जुड़ती हुई लाइन को ही क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, इस कंप्लीट लाइन पर, इस कंप्लीट लाइन पर अगर मैं किसी भी पोजीशन पर कोई पॉइंट कंसिडर कर रही हूं ना, तो दैट इज रेफर टू एज एक्सियल पॉइंट। जो दो चार्जेस को लाइन जोड़ रही है, उस लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, दैट इज रेफर टू एज एक्सियल पॉइंट। अब लेट्स सपोज मैंने यहां पर कोई पॉइंट कंसिडर किया P, दिस इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, एक्सियल पॉइंट है। अच्छा चलिए, अब जरा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस नेम दिस एज फर्स्ट चार्ज, लेट अस नेम दिस एज सेकंड चार्ज। बेटा हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस देखना है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल से कोई पॉइंट कितना दूर है ये चेकआउट करना है, तो कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से मेजर करेंगे। वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब मैं मान के चल रही हूं कि मैंने सेंटर से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या कंसिडर कर लिया, R कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्या कंसिडर कर लिया बेटा, R कंसिडर कर लिया, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब इसको 2L ले लो, 2A ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैं आपको एक ही टर्म्स में करा देती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब आपको करवाया था तो एक ही टर्म्स में कराया था। अगर आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं अगर टर्मिनोलॉजीज हम बदल दें। वैसे ये सब चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में आपको यहाँ पे 2A 2L की जगह L भी दिया हो सकता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए दैट इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब बेटा अगर ये पूरा 2A है तो सेंटर तक हर एक चार्ज का डिस्टेंस A के बराबर होगा। अच्छा अब अगर मुझे इस चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू देखना है कितना दूर है, तो देखिएगा बेटा O पॉइंट P से कितना दूर है R, और Q चार्ज कितना दूर है सेंटर से, A डिस्टेंस दूर। तो बेटा अगर मैं R में से A निकाल दूं, अगर इस कंप्लीट R में से A निकाल दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज दिस डिस्टेंस इज R माइनस ऑफ A। फिर से बता रही हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस A है। बेटा अगर R में से A निकाल दूंगी तो ये डिस्टेंस R माइनस A हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर सेंटर तक ये डिस्टेंस R के बराबर था, अगर इसमें मैंने A को ऐड कर दिया तो ये वाला चार्ज P पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कितना दूर हो गया, दिस डिस्टेंस इज R प्लस ऑफ A, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R प्लस ऑफ A। अब एक बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है, जिस भी पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। अब P पॉइंट पर फाइंड करना, मैं इमेजिन कर रही हूं यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बैठा है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये हमने पढ़ रखा बेटा। अगर F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E के बराबर है, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाते थे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा, फॉर श्योर रिपेल करेगा मैम, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चल पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, E2 बेटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में आएगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बोलो इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
तो E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने E2 को बड़ा बनाया है एज कंपैरेटिव टू E1, ऐसा क्यों? अगर मैं इंडिविजुअल चार्ज को ट्रीट करूं, बेटा इंडिविजुअल फॉर द केस ऑफ पॉइंट चार्ज अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, KQ बटा R का स्क्वायर था। तो अगर R की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में ज्यादा होगा। सो बेटा अगर इस चार्ज का डिस्टेंस देखें P पॉइंट तक, ये कम है, ये छोटा है, इसके R की वैल्यू कम है, तो इसका इंपैक्ट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा। और अगर इस चार्ज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द P पॉइंट, बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। That is the reason we will say that E2 is, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो E2 is greater than E1। तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, E2 माइनस E1, राइट। आप E2 में से E1 को माइनस करेंगे, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सिंपल एज दैट, बहुत इजी है, बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे बैक करके दोबारा से देख लेना वीडियो में, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा रही हूं। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसको किसी और कलर से बना देते हैं, एरो से। ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मैं तुमसे डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोलूं तो तुम झट से बोलना कि मैम इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, end on position is in the same direction। यानी कि बेटा यहां से हमें एक चीज की क्लैरिटी हुई दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब अगर इसका एक्सप्रेशन देखना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ई नेट देखो क्या आ जाएगा, चलो ई नेट फाइंड करता है। E2 कैसे लिख सकते हो बेटा, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट P, है ना। सो K इंटू Q डिवाइडेड बाय, बेटा ये कितने डिस्टेंस दूर है, R माइनस A, तो R माइनस A का स्क्वायर माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ A का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन को बेटा क्या करना है, आप सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। चलिए एक बार फटाफट से बता देंगे बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया, आगे फाइंड करें। चलिए सो ई नेट इज इक्वल्स टू KQ R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ R प्लस A का स्क्वायर। बेटा KQ को कॉमन निकाल लीजिए, 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। अब जैसे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं ना, वैसे एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, ऑपोजिट्स मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस A का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस A का स्क्वायर। ऊपर बेटा A प्लस बी होल स्क्वायर खोल लो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ऑफ बेटा A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB होता है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन के साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा जब आप इसको ओपन करेंगे, R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर। जैसे नॉर्मल होता है ना बेटा, A प्लस बी A माइनस बी, तो आप इसको क्या लिख देते हैं, A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज यहां पे लिख दूं क्या साइड में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो
जैसे सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये बेसिक बेटा आना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, अदरवाइज बेटा फिजिक्स में कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। क्यों डेवलप नहीं होगा मैं बता देती हूँ, बिकॉज रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना बेटा इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। सो यार ये इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट तभी एकदम मजे समझ में आएगा अगर तुम रट्टे वट्टे कम मारोगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, बोलिए, आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब कटम कटाई कर दो बेटा, ये कटम कटाई करना बहुत मजा आता है। सो इसको आर स्क्वायर और ए स्क्वायर को कटम कटाई कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों पड़े हैं। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग के क्यू, अंदर आ जाएगा बेटा 4RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इस 4 को ना तोड़ दो, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। सो 2KQ इंटू 2A आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सोच के बताना बेटा, अगर मुझे डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है इस केस में, तो Q इंटू 2A नहीं लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी। ये डेफिनेशन लिख सकती हूँ, जल्दी से बताइए, ये डेफिनेशन यूज कर सकती हूँ। सो बेटा Q इंटू 2A को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाली हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि P। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आ गया बेटा आपके पास, 2KPR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां से आगे ना हम एक शॉर्ट डायपोल का सिलसिला पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है अगेन। अब अगर मैं बहुत दूर चली जाऊं कैमरा से, एकदम बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, तो बेटा एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं कैमरा से बहुत ही दूर चली जाऊं तो मैं तुमको पिद्दू सी दिखाई दूंगी, एकदम छोटू सी दिखाई दूंगी, है ना। जब तुम किसी चीज को दूर से देख रहे होते हो तुमको वो छोटी सी दिखाई देती है, पर जैसे तुम पास जाते हो, अब एक चींटी ले लो, जब तुम दूर से देख रहे हो वो जमीन पर चल रहा है, तुमको छोटी सी दिखाई दे रही है, बट जैसे ही तुम उसको अपने हाथ पे बिठाकर ना ऐसे अपनी आई लेवल के सामने रखोगे, तुम्हें बोलेगा इतनी भी छोटी नहीं है यार, और अगर काट गई तो फिर तो समझ जाना बेटा बैंड बज जाएगी, है ना। और अगर बाई चांस वो ब्राउन वाली चींटी हुई, तौबा तौबा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा बेटा। सो कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को बहुत दूर से देखूं, यानी कि इस पी पॉइंट को पकड़ के मैं बहुत दूर ले जाऊं, तो बेटा यही डायपोल मुझे कैसा दिखाई देने लगेगा, छोटू सा दिखाई देने लगेगा, पिद्दू सा दिखाई देने लगेगा। सो फॉर द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, बेटा R is very very greater than 2A, that is the distance between the two charges, यानी कि लेंथ ऑफ द डायपोल के विद रिस्पेक्ट टू अपना जो R है वो बहुत बड़ा है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस बेटा आपके पास आप इस A स्क्वायर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आपके पास एक्सियल का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2KPR डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा इसको इग्नोर किया, R का स्क्वायर ये आ जाता है उस केस में आपके पास फॉर्मूला। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको मैंने शुरू में बता दिया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट का डायरेक्शन है, दे आर पैरेलल।
ठीक है बेटा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. आई होप दिस इज सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है जी. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यू हैव टू CTM इट. CTM का मतलब क्या है? इसको क्रैम करना है, इसको याद रखना है. ठीक है, दिस इज फॉर द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल. चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे बेटा. अब हम एट इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन पे बात करेंगे. ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन को हम ब्रॉड साइड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं. इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है मैम? अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपने सेम वैसे ही लिए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने कंसिडर किया है बेटा, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ना आप एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं. अब इस लाइन के ऊपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज रेफर टू एज व्हाट? इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन. ठीक है, अब मैंने पी पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सबसे पहले मैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना लेती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको. डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये आ गया आपके पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन. ठीक है बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जहां पर भी आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम कीजिए, कर लीजिए. यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लीजिए, क्यू नॉट. चलो बेटा, आई एम कंसिडरिंग this as theta. Let us imagine that हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से क्या है बेटा? a है, और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दैट इज r. पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है सबको? बोलो, ऐसा कोई विद्यार्थी, मतलब अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैं ये इमेजिन करके चल सकती हूँ बेटा दैट इट इज वेरी बेसिक. इतना तो आप सबको आता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं. ठीक है, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, कोई आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, हल्के फुल्के एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हो आप. बोर्ड एग्जाम्स को मैं हल्का फुल्का ही कहती हूँ भाई. नीट एग्जाम, नीट एस्पिरेंट, स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट कोई है ही नहीं यार, है ना. मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग जितना एक नीट एस्पिरेंट होता है ना, उतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल यार. अगर हम इस डिस्टेंस को a ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को r ले रहे हैं बेटा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर होल का अंडर रूट. ये भी सेम आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर होल का अंडर रूट. ठीक है, अच्छा अब ये भी थीटा लिया है, ये भी थीटा लिया है. अगर ये दोनों थीटा है तो बेटा आपके पास ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. ये दोनों साइड्स बराबर है. ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर है. अच्छा, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बेटा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. बोलो बोलो जल्दी से बोलो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे. हाँ जी, अगर ये है फर्स्ट चार्ज, ये है सेकंड चार्ज, तो बेटा E1 will be in this direction. Okay. Now, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे. E2 will be in this direction. अब एक बात याद रखना बेटा, E1 या E2 की जो डायरेक्शन लोगे तो दैट शुड बी along the same direction जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, बिकॉज मैंने इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर किया है. एंड फोर्स हमेशा कैसे लगता है बेटा? along the line joining the two charges, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स. ठीक है, तो इट एक्ट्स along the line joining along the two charges. ठीक है, अब बेटा E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या मैं इनके कंपोनेंट्स कंसिडर कर सकती हूँ? बिल्कुल. चलिए अब इनके कंपोनेंट्स कंसिडर कर लेते हैं. उससे पहले बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब अगर मैं E2 के कंपोनेंट्स ले रही हूं तो दीज विल बी द टू कंपोनेंट्स. सिमिलरली अगर मैं E1 के दो कंपोनेंट्स ले रही हूं, वन विल बी अलोंग द सेम लाइन एंड अदर विल बी अलोंग
दिस। अब कौन सा साइन वाला कंपोनेंट, कौन सा कॉस वाला कंपोनेंट, ये कैसे पता चलेगा? बेटा आपको ये चीज पता है कि जब भी ऐसा z बनता है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और सिमेट्री से अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो बेटा जी हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है दिस विल बी द साइन कंपोनेंट, और थीटा को लगने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा? कॉस कंपोनेंट होता है। ये आप अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है ना, कुछ भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इनफैक्ट शिवम सर भी आपको इस चैनल पे वेक्टर्स के टॉपिक्स करवा चुके हैं काफी, तो आप उनकी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर हम इस चार्ज का डिस्टेंस इस चार्ज से देखें, इस चार्ज का डिस्टेंस इस चार्ज से देखेंगे तो बराबर है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा। बोलो E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा, तो थीटा तो सेम है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। अरे यार सीधा सीधा बोलो ना मैम कि ये वाले कंपोनेंट्स कटम कटाई, यानी कि साइन वाले कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? टाटा बाय बाय खत्म। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है तो 2E cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अस नेम दिस इक्वल टू E। E1 E2 के मैग्नीट्यूड को अगर मैं E के बराबर ले लेती हूं तो बेटा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जिसको हम लिख रहे हैं 2E cos ऑफ थीटा, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं 2E cos ऑफ थीटा। अब तो आगे बहुत सरल है, अगर E नेट का मैग्नीट्यूड लेना है आपको तो 2 इंटू E क्या होगा? के क्यू बाय आर का स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? किसी भी चार्ज का पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बेटा कॉस थीटा को कैसे लिखोगे? चलो बोलो फटाफट से, cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा cos थीटा को आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं तो बेटा दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो इसमें बेस क्या है? ए, हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर होल का अंडर रूट पहले बोल दिया था, ठीक है, दोबारा से नहीं बोला इसलिए। सो इसको हम लिख सकते हैं बेस इज ए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, तो ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2KQA डिवाइडेड बाय, बेटा ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो नीचे आ जाएगा ओवरऑल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ 3/2। अगेन वी विल बी यूजिंग द सेम डेफिनेशन है बेटा। 2 इंटू क्यू इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो डायपोल मोमेंट। अगर मैं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्यू इंटू 2a होता है ना, सो इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी तो क्या आ जाएगा? k इंटू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा, इक्वेटोरियल के केस में डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं, बट अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। बेटा तो एक बात समझ में आती है, इक्वेटोरियल या ब्रॉडसाइड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। इज इट सुपर डुपर क्लियर टिल दिस पार्ट? आई होप यहां तक आपको बेटा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एकदम कॉन्सेप्ट्स के है ना, एकदम लाइट्स वाइट्स जग गई होंगी और मजे समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें भी शॉर्ट डायपोल का कंडीशन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नीट्यूड कितना आया है? KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अच्छा, ये है जनरल फॉर्मूला,
ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब शॉर्ट डायपोल की बात करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्ट डायपोल। फॉर शॉर्ट डायपोल R इज वेरी 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 ग्रेटर देन, बेटा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये पी पॉइंट दूर 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 बहुत दूर पहुंच चुका है भाई, और ये जो डायपोल है ये बहुत पिद्दू सा दिखाई दे रहा है उस पॉइंट से। सो उस पर्टिकुलर केस में आप इस a स्क्वायर को क्या बोलोगे कि तुम छुट्टियों पर चले जाओ मस्त एकदम घूमने फिरने, तुम्हारा टाटा बाय बाय खत्म हो गया है। और उस केस में बेटा जी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, 2 से 2 कटा। ये अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज माइनस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, माइनस ऑफ Kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। माइनस क्यों लिखा है समझ में आता है ना सबको, माइनस क्यों लिखा है सबको समझ में आता है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं होती, ऑपोजिट होती है, इसीलिए बेटा क्या लिखा है, माइनस का साइन लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायपोल मोमेंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव साइन, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव साइन, बिकॉज जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, किसी तरीके से साबित करना पड़ेगा कि ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो वो मैंने किससे बेटा रिप्रेजेंट किया, इस नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वो किससे रिप्रेजेंट किया है, वो इस नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब यहां पर ना एक छोटा सा केस आपको और याद रखना है। फॉर शॉर्ट डायपोल अगर आपके पास ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल की रेशियो पूछ ले तो बेटा ये कितना था, 2Kp डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, मैग्नीट्यूड अगर चेक करें, और ये था Kp बाय आर का क्यूब, तो बेटा इट इज 2:1, ठीक है। ये रेशियो पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इट इज 2:1, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए अब स्यापा सीढ़ी यहां पर आकर अड़ता है, फंसता है कि अगर ना तो एक्सियल हो ना ही इक्वेटोरियल हो, अगर ना तो एक्सियल हो ना ही इक्वेटोरियल हो, मैम उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उस केस में हम जनरल पोजीशन के लिए फाइंड कर लेते हैं बेटा, वो हर पोजीशन के लिए लागू हो जाएगा। और यहां से एक और क्लैरिटी मिलेगी कि जैसे कि पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर का स्क्वायर होता है। लेट्स सपोज इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर मैं किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती हूं तो ऐसे निकल के आता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आर डिपेंडेंट है, बट इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ आर एंड थीटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल डिपेंड्स ऑन बोथ आर कॉमा थीटा, यानी कि ये पोजीशन एज वेल एज ओरिएंटेशन दोनों पे डिपेंड करता है। बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज सेम वही लिया है जैसे कि हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, 2a। लेट्स सपोज अगर मैं ये डिस्टेंस को a मान के चल रही हूं तो ये डिस्टेंस भी a है बेटा, इस एंगल को हमने लिया है थीटा, एंड इस पॉइंट से m पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने लिया है r। अब मैं m पॉइंट एक वो पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ। पहले तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी देखूंगी कि कौन सा वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, मम्मी कौन सी कहानी अभी सब पता चलेगा बेटा, बहुत मजे से पता चलेगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
बट आप देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर, चलो कोई और ले लेते हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मैंने हमेशा तुमको बताया है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां गई, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा जी अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स कंसीडर करना चाहूं, कर सकती हूं, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी तो कंपोनेंट्स बना सकते हैं ना, इसको भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका भी तो साइन और कॉस वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं, निकाल लो। आप थीटा को लगने वाली साइड जो होती है वो हमेशा आपको बता रखी है कौन सी होती है बेटा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये साइड पी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर बेटा ये साइड पी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। Once you have resolved the electric dipole moment into two rectangular components, that is p cos theta and p sin theta, then उसके बाद आप इस p को बाय बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय खत्म कर देंगे। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे कि यहां पर दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है, एक है p cos थीटा वाला और एक है p sin थीटा वाला, ठीक है। आप इसको दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स की तरह कंसीडर करेंगे, p cos थीटा एंड p sin थीटा। अब इंटरेस्टिंग बात बेटा देखना 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 ध्यान से, ये आ गया p cos थीटा और इसी के परपेंडिकुलर बेटा ये आ गया p sin थीटा, नाम लिख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, ये p cos थीटा वाला है, ये p sin थीटा वाला है। अच्छा बेटा देखिएगा p cos थीटा वाले के लिए ये m पॉइंट कौन से पोजीशन पर आ रहा है, एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है। p cos थीटा के लिए m पॉइंट इज एक्सियल पोजीशन एंड p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए अगर मैं इसको बेटा बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं तो p sin थीटा के लिए ये m पॉइंट कहां पे आ रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, राइट। m पॉइंट कहां पे आ रहा है बेटा p sin थीटा के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है। अब जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, उसमें बेसिकली बेटा हमें p को रिप्लेस कर देना और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसमें हमको किसको रिप्लेस कर देना है, p को रिप्लेस कर देना है। अब अगर मैं एक्सियल के केस में बात करूं, आपको पता था कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास डायपोल मोमेंट रहता था उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो बेटा इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में p cos थीटा जा रहा है। बोलो जिस डायरेक्शन में p cos थीटा जा रहा है उसी डायरेक्शन में बेटा इसका कंपोनेंट जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको एक्सियल वाला कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। और बेटा अगर p sin थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा था और m पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट था, आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो p sin थीटा ऐसे गया और इक्वेटोरियल के केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट गया, सो दिस विल बी ई इक्वेटोरियल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी समवेयर हियर, तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल और एक्सियल कंपोनेंट हम इसको ले लेते हैं एंगल को अल्फा, ठीक है, अल्फा ले लेते हैं। सो बेटा अगर आपके पास ई एक्सियल लिखना है इस केस में, ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, 2k p की जगह क्या आ जाएगा बेटा, p cos थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब, फॉर शॉर्ट डायपोल ही लिख रहा है, और इक्वेटोरियल के केस में k p sin थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर टू यू कि हमने बेटा p की जगह एक्सियल के केस में p cos थीटा लिखा और इक्वेटोरियल में p की जगह हमने p sin थीटा लिखा, ठीक है जी, हमने p sin थीटा लिखा। अब बेटा अगर आप इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करते हो तो कैसे कर सकते हो बेटा, जैसे कि हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेते हैं वैसे ही आप रिजल्टेंट लेके सॉल्व कीजिए। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो नॉर्मली आपके पास जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है
तो आप जब रिजल्टेंट सॉल्व कर रहे होते हो इसका, इधर cos ऑफ 90 डिग्री आ जाता है, तो ये टर्म तो बेटा वैसे ही 0 हो जाती है। सो सिंपली आप यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट सम जनरल पोजीशन। क्या फॉर्मूला निकल के आता है बेटा उसका, के पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब 1 प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जगह है, बिल्कुल है। ठीक है, ये है जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी, ओके। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए बेटा आप tan ऑफ अल्फा सॉल्व करें। tan ऑफ अल्फा कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, इक्वेटोरियल वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में क्या है एक्सियल वाला, और परपेंडिकुलर में क्या है बेटा इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल वाले के लिए फॉर्मूला क्या था, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, डिवाइडेड बाय एक्सियल वाले के केस में क्या था, 2kp कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। बेटा ये ऊपर चला जाएगा, कटम कटाई कर दो इसकी, के पी आर का क्यूब, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बेटा क्या है, tan थीटा है, डिवाइडेड बाय 2, सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, सो ये आ जाता है आपके पास जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी बेटा, ये आ जाएगा आपके पास जनरल फॉर्मूला। अब यहां से अगर तुमसे कोई पूछे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द जनरल केस is inclined at which angle with respect to the initial electric dipole moment, कौन सी भाषा है मैम, सरल भाषा में समझाओ। इसका मतलब ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, किसके विद रिस्पेक्ट टू जो इनिशियल डायपोल मोमेंट था जिसको हमने रिजॉल्व किया था। तो बेटा इंक्लाइनेशन एंगल देखना, टोटल इंक्लाइनेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायपोल मोमेंट कितने एंगल पर है, इनिशियल डायपोल मोमेंट इतने एंगल पर था बेटा, ये जो पॉइंट था ये थीटा पर इंक्लाइंड है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितने पर इंक्लाइंड है, अल्फा पर इंक्लाइंड है। तो जो टोटल इंक्लाइनेशन होगा, टोटल इंक्लाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायपोल मोमेंट इज थीटा प्लस ऑफ अल्फा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, थीटा प्लस ऑफ अल्फा आ जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, अब बेटा अगर हमने सपोज किया कि मैं ना इस इलेक्ट्रिक डायपोल को फेंक देती हूँ किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती हैं, और हर पॉइंट पर आप कहीं पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो बराबर आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ 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 कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो सेम ही होगी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल। चलिए बेटा हमने ना एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F is equals to Q into इलेक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है, अरे 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 अरे, ठीक है। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बेटा अब ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अगर हमको फाइंड करना है तो दैट विल बी बेसिकली इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में। बेटा जी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बोलो तो, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, राइट। और नेगेटिव के ऊपर बेटा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस केस में F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू E। अब अगर आप नेट फोर्स निकालो इस केस में, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर एफ नेट देखोगे तो प्लस ऑफ क्यू इंटू ई माइनस ऑफ क्यू इंटू ई दैट इज जीरो। नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया जीरो। ठीक है, अब नेट फोर्स जीरो आने का मतलब है दैट इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो डायपोल है ना तो आगे जा सकता है और ना ही ये डायपोल पीछे जा सकता है। इट मींस इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, दैट ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना इन दोनों फोर्सेस का, चलो मैं इस फोर्स को अगर एक्सटेंड कर दूं बैकवर्ड और इस फोर्स को भी एक्सटेंड कर दूं बैकवर्ड, क्या बेटा इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, नहीं। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये, दे आर नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। और जब भी ऐसा केस होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस बेटा बराबर नहीं होता है तो इसके कारण आता है एक रोटेटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या आता है बेटा, एक रोटेटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि यहां पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। आपके पास यहां पर दो फोर्सेस हैं, तो यहां पे टॉ 1 और यहां पे टॉ 2, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे टॉ 1 प्लस ऑफ टॉ 2, यानी कि यहां पर बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, because this dipole can rotate in a uniform electric field in this particular configuration. ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगी जहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, बट ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ड्रॉ कर रखी है जिसमें डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेट्स सपोज एंगल हम क्या लेकर चल रहे हैं, थीटा लेकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। सो बेटा इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो नेट टॉर्क विल बी टॉ 1 प्लस ऑफ टॉ 2। ठीक है, ओके चलिए। सो यहां पर अगर हम बात करें, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉ 1 प्लस ऑफ टॉ 2। बेटा टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूंगी और आपको बताऊंगी बेटा। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये है सेंटर ऑफ द डायपोल। बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कितना कंसिडर किया है, दैट इज a sin थीटा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना हो गया, a sin थीटा। यानी कि सेंटर के अबाउट अगर हम कोई एक्सिस ले रहे हैं जिसके अबाउट ही डायपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है,
जिसके अबाउट ही डायपोल क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। बेटा इसके रिस्पेक्ट टू फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई है, इसके रिस्पेक्ट टू भी फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई ही है, बट अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो दिस इज ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू इंटू ई ए साइन थीटा। तो इट इज 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू ए साइन ऑफ थीटा। तो जी यहां पर यूज कर लो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन, 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या बन जाएगा बेटा, P बन जाएगा। तो PE साइन थीटा क्या आ गया आपके पास, नेट टॉर्क आ गया। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बेटा जी इसको, वेक्टर फॉर्म में, अरे 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 अरे, वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है, E क्रॉस P क्यों नहीं लिख सकते। तो बेटा जब आप डायरेक्शन निकालने बैठेंगे ना यहाँ पे P क्रॉस E से, जब आप यहाँ पे डायरेक्शन निकालने बैठेंगे P क्रॉस E से, सो यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है दैट इज क्लॉकवाइज। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी क्लॉकवाइज आ रही है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन P क्रॉस E। ठीक है, E क्रॉस P नहीं लिखता है। अब ये क्या आ गया बेटा आपके पास, नेट टॉर्क आ गया। ठीक है, नेट टॉर्क आ गया। अब इसके आगे फर्दर केसेस आते हैं बेटा, जब डायपोल को अलाइन कर दिया जाता है लॉन्ग द फील्ड। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, प्यार से याद रखना यार इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑलवेज एक साजिश रचता है, चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना वो उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। वंस इट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद तो बस बेटा खत्म है कहानी, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता यार दीन दुनिया का। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन हो गया खत्म। उसके बाद अगर आप उसको अपनी जगह से हिलाओगे तो वो फिर से उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब आपके पास डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो चुका है तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा आपके पास, यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही आएगा। बट अगर हम नेट टॉर्क की बात करें, PE साइन ऑफ थीटा, अब जब बेटा अलाइन हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। थीटा इज बेसिकली व्हाट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दे आर पैरेलल। सो बेटा थीटा की वैल्यू 0 आ गई और साइन 0 कितना होता है बेटा, 0। तो टॉर्क भी क्या हो गया इस केस में, 0 आ गया। टॉर्क भी इस केस में क्या आ गया बेटा जी, 0 आ गया। सो ये वाला केस जहां पे नेट टॉर्क भी 0 आ जाए, ये वाला केस जहां पे नेट टॉर्क भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, सो यहां पे हम बोलते हैं दैट रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव हो गया है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव्ड। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो पहले ही था, नेट फोर्स 0 था, रोटेशनल भी अचीव हो गया, तो ओवरऑल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, दूसरा केस आता है जब E और P को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 90 डिग्री पे रख दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने डायपोल को बेटा ऐसे प्लेस कर दिया, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, देखो डायपोल मोमेंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर यहां पर आप नेट टॉर्क की बात करो तो PE साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 बेटा मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया PE। ये वो स्थिति है, ये वो स्टेट है जहां पे लगने वाला टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है। दिस इज बेटा व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है
दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है बेटा। ओके, सो इस कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रिक डायपोल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर प्लेस्ड है तो इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगता है। फिर जन्म होता है बेटा दो इंपॉर्टेंट केसेस का, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना जरूरी है बेटा। वंस आई विल बी फॉर्मिंग द डायग्राम, काफी सारी चीजें ना ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलो फटाफट से मैं डायग्राम बना देती हूँ। चलो इसको हटा देते हैं, 3 लेते हैं, नीचे इसका सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करवा देंगे। ये मैंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इधर हम पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, इधर हम पढ़ेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। सुनना बेटा बात ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहां पर कोई डायपोल कंसिडर किया है विच इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये है सेंटर ऑफ द डायपोल बेटा। इस और यहां पर भी मैंने कोई डायपोल कंसिडर किया, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। ओके, आई थिंक इफ इट इज नॉट विजिबल तो हम थोड़ा सा इसको बेटर फॉर्म में बना देते हैं। इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में बना देते हैं बेटा। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम कलर कर देते हैं। चलिए, ये नेगेटिव चार्ज लिया था, ये पॉजिटिव लिया था, ये हमने पॉजिटिव लिया था और ये हमने नेगेटिव लिया था, ठीक है। अब आपको पता है जो डायपोल मोमेंट होता है बेटा वो कैसे होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस केस में अगर मैं डायपोल मोमेंट देखूंगी तो इट इज इन दिस डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा बेटा पतला कर लेते हैं ना, ताकि हमें ज्यादा क्योस ना फील करना पड़े। डायपोल मोमेंट इस केस में इस डायरेक्शन में है, इस केस में बेटा डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। डायपोल मोमेंट हमेशा, मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही रहता है। अब अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में बात करोगे तो बेटा डायपोल मोमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। तो बेटा यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई, द एंगल बिटवीन ई एंड पी। तो बेटा आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो एफ नेट की वैल्यू तो 0 ही है, नो डाउट। एफ नेट की वैल्यू तो 0 ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आप नेट टॉर्क की वैल्यू बात करो पीई साइन ऑफ 0, तो ये भी क्या आ जाता है बेटा, 0 के बराबर आ जाता है। तो इस केस में नेट टॉर्क की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। इस पर्टिकुलर केस में P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अगर आप चेक करोगे तो बेटा नेगेटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में भी नेट फोर्स तो 0 ही है। नेट टॉर्क की अगर आप बात करो तो PE साइन ऑफ, बेटा इस केस में P और E एंटी पैरेलल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और P ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहां पर एंगल कितना है बेटा, थीटा 180 डिग्री है। तो PE साइन ऑफ 180 डिग्री, तो बेटा अगर आप यहां पर फाइंड करोगे नेट टॉर्क तो वो भी 0 ही आएगा। साइन ऑफ 180 भी 0 के बराबर ही होता है, तो इसमें भी नेट टॉर्क
0 ही आ गया। बट हम इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल, इस कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं फिर? नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, देन व्हाई वन कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल एंड द अनदर इज अनस्टेबल? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सुनिएगा ध्यान से बेटा, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में जरा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं, मैंने इस डायपोल को क्या किया, जरा सा हिला दिया इसकी जगह से, बेटा ये डायपोल फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। क्या करता हुआ वापस आएगा मैम? ऑसिलेशंस करता हुआ, ऑसिलेशंस करता हुआ ये फिर से अपनी पोजीशन पर क्या होगा, वापस आ जाएगा। तभी तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, बोलो, तभी तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। बिकॉज एक बार अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गया, उसके बाद अगर आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, वो फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा ऑसिलेशंस करता हुआ। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैम? अभी बता देते हैं बेटा। अगर हम टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन देखें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय P इंटू E, where I is the moment of inertia, ठीक है, P is the electric dipole moment, E is the electric field, ठीक है, this is the time period। बट अगर हम इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैं डायपोल में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो बेटा अगर हम जरा सा इसको इस तरफ मूव करते हैं ना, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में की गई डिस्टर्बेंस इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर जाती है। ये वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लौट कर नहीं आता है। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने एक बार इसको पुश कर दिया कि चल थोड़ा सा इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पुश कर देते हैं, तो बेटा ये चला जाएगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विल चेंज टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विल चेंज टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉर्टेड है। आई होप सो कि ये फील आ गया होगा कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से 2-3 क्वेश्चंस लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा जब कोविड के टाइम पर रीनीट हुआ था, उस टाइम पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ डायपोल हैविंग अ डायपोल मोमेंट p इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन की बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है kp डिवाइडेड बाय r का क्यूब, नेगेटिव साइन साथ में आता है। k की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहती है। तो बेटा आइडेंटिफाई कर लीजिए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है, माइनस ऑफ p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, यानी कि द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में बेटा टॉक को प्लेस किया था, बताया था। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उस केस में भी अभी मैं कंसिडर करके आपको बताऊंगी दैट कि क्या चीजें हैं जो चेंज होती हैं, ठीक है। सो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको प्लेस किया गया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। बेटा टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए बेटा फोर्स के यूनिट्स न्यूटन और डिस्टेंस मीटर, तो टॉर्क के ऐसा यूनिट्स न्यूटन मीटर में होते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बात करें तो टॉर्क PE साइन ऑफ थीटा के बराबर था। फर्दर P को आप चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस लिख सकते हैं। अब यहां से आपको फाइंड क्या करना है, आपको चार्ज की बात, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय 2AE साइन ऑफ थीटा। अब जब मैं डायपोल लेंथ की बात कर रही हूं तो वो 2a के बराबर मैंने लिया है। वही डायपोल लेंथ बेटा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, ठीक है, वही डायपोल लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो बेटा टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको? 4। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बेटा डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। इलेक्ट्रिक फील्ड रजे आपको गिवन है 2 × 10⁻⁵
ठीक है, साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना गिवन है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। कर लीजिए फाइन। साइन 30 1/2 होता है, मिली कूलम विल बी द आंसर। ठीक है, 10 रेज टू द पावर प्लस ऑफ 3 आएगा, ऊपर जाके बेटा 10 रेज टू द पावर -3 हो जाएगा, 2 मिली कूलम विल बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम्हें पता है बेटा, अभी हमने जो पढ़ा वो यूनिफॉर्म फील्ड का केस था। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो एक छोटा सा बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, लेट्स सपोज आपके पास फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब आपने किसी डायपोल को प्लेस किया यहां पे, अब सोच के बताना बेटा, अगर ये है ए पॉइंट पर चार्ज और ये है बी पॉइंट पर चार्ज, क्या ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है? नहीं। नॉन यूनिफॉर्म का केस है, यहां पर फील्ड लाइंस में स्पेसिंग कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपके पास जो नेट फोर्स आता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेट फोर्स में नॉट बी इक्वल टू 0। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो, अगर मैं यहां पर डायपोल को प्लेस कर देती हूं, हो सकता है यहां पर स्पेसिंग बराबर है तो नेट फोर्स 0 भी आ सकता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? बोलो, ये चीज समझ में आया आपको? सो नेट फोर्स में और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। अगर आप स्टैंडर्ड केस लेकर चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होती है, तो मैं हमेशा यही बोलकर चलती हूं बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि नेट फोर्स बराबर नहीं रहता। आप टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में मे और मे नॉट बी 0, बिकॉज टॉर्क डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? थीटा डिपेंडेंट हो गया टॉर्क, तो थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके की रखो, अगर साइन थीटा 0 बन जाए तो टॉर्क 0 आएगा, अदरवाइज टॉर्क मे नॉट बी इक्वल टू 0। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स बेटा 0 नहीं मिलता है आपको। ज्यादातर केसेस में 99.9% केसेस में आपको नेट फोर्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें, और आइडियल केस में ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस को हम मानकर नहीं चलते हैं यूजुअली, आइडियल केस को ही लेकर चलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, टॉर्क मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क बेटा, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड इफ यू वांट कि हम जल्द से जल्द लाइव क्लासेस को रिज्यूम कर दें, तो तब भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा, मजा आया पढ़ के, एक रेड हार्ट जरूर से छोड़कर जाना है। #PPP आर्मी, पॉजिट्रॉन्स, फिजिक्स कोर एंड फिजिक्स का ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस बार नीट 2025 में 180 में से 180 टारगेट कर रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड एज वेल एज इफ यू आर अ न्यू यूजर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।